हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान अध्याय 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो विज्ञान के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो साथियों, आप सभी लोगों ने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्लास 9th में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से लेने वाले हैं। तो साथियों, और इसी के साथ साथ हम इसके एक एक प्रैक्टिकल को भी करके देखेंगे, ताकि आपके माइंड में पूरी अच्छी तरह से बस जाए, क्योंकि आप कभी भूल ना पाओ, क्योंकि ये सब याद करने का ट्रिक नहीं है, ये सभी समझने का ट्रिक है। चलिए साथियों, इसको देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण ये क्या है। इससे पहले हम जान जाते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो साथियों, जैसे हम काफ़ी दिनों से भौतिक परिवर्तन पढ़ते आ रहे हैं, भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन, साथियों भौतिक परिवर्तन यह होता है जिसमें कुछ चेंज नहीं होता है। जैसे अगर बात करें तो बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ का पिघलना बर्फ़ का पिघलना ये क्या है, ये भौतिक परिवर्तन में आता है। क्योंकि अगर बर्फ़ पिघलता है तो इसके बाद में बर्फ़ पिघलता है तो फ्रीजर में रखकर इसको फिर हम बर्फ़ बना सकते हैं, यानी जल को रखकर बर्फ़ बना सकते हैं। तो इसमें कुछ चेंज नहीं होता है, तो क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे जल का वाष्प में बदलना, बर्फ़ से जल में बदलना, जल से बर्फ़ में बदलना, तो ये क्या है, ये सब फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन है। इन सभी में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। और रासायनिक परिवर्तन की बात करें यानी केमिकल चेंज की बात करें, तो इसमें कुछ परिवर्तन होता है, इसमें परिवर्तन होकर नए पदार्थ का निर्माण होता है। साथियों, जैसे इसकी बात करते हैं तो जंग लगना क्या होता है, जंग लगना तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन में आता है। जंग लगना, दूध फटना, जंग लगना, दूध फटना, तो ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन में आता है, क्योंकि इसमें कुछ चेंज होता है और नया पदार्थ बनता है। तो साथियों, जिसमें नया पदार्थ बनता है वह रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसमें नहीं बनता है, कुछ चेंज नहीं होता है, वो फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो साथियों, ये चैप्टर इसी से रिलेटेड है, क्योंकि हम सभी लोगों ने पहले से पढ़ते आ रहे हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। चलिए साथियों, अब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में कुछ चेंज होता है और भौतिक परिवर्तन में कुछ चेंज नहीं होता, वैसा का वैसा ही रह जाता है। तो साथियों, ये चैप्टर इसी से रिलेटेड है, क्योंकि हम सभी लोगों ने पढ़ते आ रहे हैं पहले से ही भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इसी से है। अब आइए साथियों, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन को देखते हैं। तो साथियों, इसका डिफिनेशन है, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। साथियों, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में जब मिल जाता है तो ये क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्योंकि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलता है तो क्या होता है, कुछ नए 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 पदार्थ का निर्माण करता है, यानी कुछ चेंज करता है, तो क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कुछ उदाहरण की अगर बात करें तो साथियों, देखा जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, H2O यानी जल बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर हमें क्या बनता है, जल बनता है। तो ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना है, नए पदार्थ का निर्माण बना है, यानी जल का निर्माण बना है। तो ये क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम को ले लिया और ऑक्सीजन को ले ले, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर क्या होता है,
मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 लगा दिए क्योंकि अब बैलेंस बराबर नहीं, यहाँ पर भी 2 लगा दिए। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ दहन करें यानी जलाया जाए मैग्नीशियम धातु को ऑक्सीजन के साथ, तो सफ़ेद सफ़ेद एक चूर्ण बनता है जिसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो साथियों इसमें कुछ चेंज हुआ क्योंकि इसमें देखो मैग्नीशियम और ऑक्साइड ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो सफ़ेद चूर्ण होता है इसको जलाने के बाद निकलता है तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो साथियों इसमें आपको पता चल गया होगा कि जब कोई पदार्थ मिल जाता है, आपस में मिल जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब चलिए साथियों इसको भी जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। पहला है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, गैस का निकलना। ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। निर्माण, अवक्षेप का निर्माण। साथियों अगर इन सभी में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, ताप में परिवर्तन, अवक्षेप का निर्माण, अगर ये सभी होता है तो वह रासायनिक अभिक्रिया है। क्योंकि अगर हम बात करें चावल का और पानी में, अगर चावल पानी में मिला देता है तो खाने वाला चावल बन जाता है यानी भात बन जाता है। तो ये क्या होता है, क्योंकि वह रासायनिक अभिक्रिया है। क्योंकि उन सभी में अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निकलना होता है यानी गैस निकलता है, ताप में परिवर्तन और अवक्षेप का निर्माण। तो साथियों ये होता है रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि हमने इसको एकदम डिटेल से रासायनिक अभिक्रिया को जान लिया, अब जानते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। तो साथियों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, हम रासायनिक समीकरण को भी लिखते हैं। आइए साथियों रासायनिक समीकरण को देखते हैं। रासायनिक समीकरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। साथियों जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता तो उसे प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से दिखाया जाता है यानी प्रदर्शित किया जाता है, तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। आइए साथी इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। मैग्नीशियम मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर, मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। सफ़ेद चूर्ण
प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो साथियों, अगर इसका उदाहरण की बात करें, अगर मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। ये इसका उदाहरण है। इसको अब क्या करते हैं, हम इसको सूत्रों के माध्यम में लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम को क्या करते हैं, मैग्नीशियम हो गया, दिखाई दे रहा है, हाँ, मैग्नीशियम को वायु के साथ जलाने पर क्या होता है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड इस तरह से लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्साइड क्या हो गया, जलाने पर तो हमें क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। तो यही होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो साथियों, इसका भी उदाहरण देख लिया। अब चलिए साथियों, देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। आइए साथियों, इन सभी को बैलेंसिंग करते हैं, यानी संतुलित करते हैं। बैलेंस यानी इन दोनों तरफ बैलेंस बराबर होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इधर देखो, हाइड्रोजन के नीचे कुछ नहीं दिखाई देता, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पहले देखो, हाइड्रोजन की संख्या 1, नाइट्रोजन के कुछ नहीं दिखाई देता, तो नाइट्रोजन की संख्या 1 हो गया। अब देखो, ऑक्सीजन की संख्या कितनी दिखाई देता है, 3 है, तो ऑक्सीजन की संख्या 3 हो गया। ये एक ग्रुप का हो गया, क्योंकि अब प्लस लगा है, एक ग्रुप का प्लस के बाद में दूसरा ग्रुप हो जाता है। अब इधर देखो, कैल्शियम की संख्या कितनी है, कुछ नहीं है, तो कैल्शियम की संख्या 1 है। इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। इधर हाइड्रोजन की संख्या कितना है भाई, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है। ये भी एक ग्रुप का हो गया। अब ये दूसरे ग्रुप में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब ये अलग ग्रुप का चला जाता है। यहाँ पर देखो, कैल्शियम की संख्या कितना है, कुछ नहीं है, 1 है। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, देखो नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, तो नाइट्रोजन की संख्या 2। अब देखो, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन की संख्या भाई 6 है। अब इधर देखो, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, कुछ नहीं दिखाई देता, तो 1 लगा देते हैं। अब देखो, हाइड्रोजन की संख्या 1, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर 1 है और इधर 2 है, तब बैलेंस बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 कम 2, नाइट्रोजन की संख्या 1 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 कम 2, ऑक्सीजन का है 3 है, तो 2 3 6 हो गया। अब देखो, हाइड्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2। अब यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन की संख्या 2, नाइट्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 6 है,
इधर ऑक्सीजन की संख्या 6 है, ये बैलेंस बराबर होगा इस तरफ का। अब इस तरफ का देखते हैं, कैल्शियम की संख्या 1, कैल्शियम की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 2, इधर ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें नहीं होगा क्योंकि एक ग्रुप का होगा तो 2 में सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो 2 दूनी 4, ऑक्सीजन की संख्या 2। अब देखो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गया, 2 इधर है 2 इधर भी हो गया, हाइड्रोजन का 2 इधर है। अब देखो साथियों इन सभी को मिलाते हैं, हाइड्रोजन की संख्या 2 इधर, हाइड्रोजन की संख्या 2 इधर, 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो इधर हाइड्रोजन की संख्या 4, हाइड्रोजन बराबर हो गया, नाइट्रोजन की संख्या 2, नाइट्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 6 और ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है, 6 और 2 8 हो गया। इस ग्रुप में हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन की संख्या 8 हो गया। इधर देखो ऑक्सीजन की संख्या 2 6 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है, 6 और 2 8, इधर भी हो गया। तो साथियों बैलेंस सब बराबर हो गया। किस में मल्टीप्लाई हुआ, फर्स्ट ग्रुप में 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इधर 2 लिख देते हूँ, और इधर लास्ट ग्रुप में 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इधर 2 लिख देता हूँ। तो साथियों बैलेंस ये सभी हो गया। अब इसका देखते हैं बैलेंस कैसे किया जाता है, इसको मिटा देते हैं पहले। साथियों इसको देखो, हाइड्रोजन सोडियम की संख्या कितनी है, कुछ नहीं है तो सोडियम की संख्या 1 है। ऑक्सीजन की इधर कितना है, ऑक्सीजन की संख्या इधर 1 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो इधर सब में 1 1 है। ये ग्रुप प्लस के बाद दूसरा ग्रुप कहा जाता है। हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है, 2 है। सल्फर की संख्या कितनी है, कुछ नहीं 1 है। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, ये तो साफ साफ दिखाई देता है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है, दिखाई दे रहा है इसमें, दिखाई दे रहा है। और ऑक्सीजन की संख्या इधर 4 है। अब ये दूसरा ग्रुप कहा जाता है, फर्स्ट ग्रुप का हो गया, दूसरे ग्रुप का देखते हैं। सोडियम की संख्या इधर 2 है और सल्फर की संख्या इधर कुछ नहीं है तो 1 है। ऑक्सीजन की संख्या इधर 4 दिखाई देता है, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की संख्या 4। इधर देखो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, कुछ नहीं तो 1 हो गया। अब देखो बैलेंस कैसे करते हैं, हाइड्रोजन की संख्या सॉरी सोडियम की संख्या इधर 1 है, इधर सोडियम की संख्या 2 है, इधर 2 है और इधर 1 है, तो क्या करेंगे इस ग्रुप में 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसमें अकेला नहीं होगी, क्योंकि इसमें ग्रुप में आ जाता है तो ग्रुप से मल्टीप्लाई होगा। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब देखो सोडियम की संख्या 2, सोडियम की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या इधर 1 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अब देखो ऑक्सीजन की संख्या 2 और इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2, इधर हाइड्रोजन की संख्या। अब साथियों देखो हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है। अब साथियों सभी को मिलाते हैं, देखो सोडियम की संख्या 2, सोडियम की संख्या 2, सोडियम तो कोई मतलब नहीं क्योंकि ये बराबर हो गया। ऑक्सीजन का 2 है, इधर ऑक्सीजन का 4 है, 4 और 2 6 हो गया, इधर ऑक्सीजन का 4 है, इधर ऑक्सीजन का 2, 4 और 2 6 हो गया। अब देखो हाइड्रोजन का 2 है, इधर हाइड्रोजन का 2, 2 और 2 4 होगा, इधर हाइड्रोजन का 4। तो साथियों ये भी बैलेंस है, किसमें फर्स्ट वाले ग्रुप में 2 से मल्टीप्लाई किया और लास्ट वाले ग्रुप में 2 से मल्टीप्लाई किया। तो साथियों ये भी बैलेंस हो गया। साथियों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उसका खुद रिप्लाई दे देंगे। और साथियों आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। इसी की वीडियो के साथ आज का यहीं पर समाप्त होता है। साथियों आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय साथियों।